नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 न्यायपालिका और उसका है लेक्चर नंबर 2 दी जुडिशरी लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका को स्वतंत्रता और दूसरा टॉपिक हमारा न्यायाधीशों की जजेस की जो नियुक्ति है अपॉइंटमेंट है वो किस प्रकार से होती है। लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, कि वो फ्री है उसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट है उसका मतलब क्या है, इसको मैंने समझाया था। जिसका अर्थ यह था कि ना तो विधायिका कार्यपालिका कोई भी उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगी। न्यायपालिका न तो विधायिका के दबाव में है, न कार्यपालिका के, न जनता के किसी के भी दबाव में नहीं है। परंतु इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है वो जानेंगे आज के लेक्चर में। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। देखिए दो सवाल है, स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है। पहले तो स्वतंत्रता क्या होता है वो हम लोग जान चुके थे, कैसे दी जा सकती है और उस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, फिक्स कर देना कि हाँ भैया ये सुनिश्चित है आपकी ये जो स्वतंत्रता है आजादी आपसे कोई भी नहीं छीनेगा। ये जो दोनों काम है कैसे और क्या, ये जो होगा ये संविधान करता है, ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तो स्वतंत्रता जो न्यायपालिका को दी गई कैसे दी गई वो संविधान बताएगा। सुरक्षित जो उसको बनाया गया है, सुनिश्चित जो उसको करा गया है वो कैसे करा है वो संविधान ने करा है, वो भी जानेंगे। जैसे अंकल बिल्कुल ढूंढ रहे हैं कहां पर न्यायपालिका की सुरक्षा कहां पर है, वो किस प्रकार से, पर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करी है या सुरक्षित करी है। देखिए अब भारत का जो संविधान है उसने ऐसे बहुत से उपाय देश के संविधान में कर दिए जिससे ये बिल्कुल तय हो जाता है कि जो भारत की न्यायपालिका होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, फाइनल कर देता है कि न्यायपालिका जी आप डरिए मत, आपकी स्वतंत्रता आपकी आजादी को कोई भी नहीं छीन पाएगा। 3 उपाय पहले यहां देखेंगे, 2 आगे देखेंगे। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्तियां। आज ये टॉपिक तो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इस न्यायाधीशों की नियुक्तियों में जो कोलिजियम सिस्टम है, जो दुनिया की सबसे अनोखी व्यवस्था है कोलिजियम सिस्टम, इस कोलिजियम व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि कोलिजियम व्यवस्था क्या है। और इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बता देता हूं, कोलिजियम व्यवस्था ना तो देश के संविधान में है, कोलिजियम व्यवस्था ना संसद के द्वारा पारित है। ओके, कोलिजियम व्यवस्था जो है वो देश की न्यायपालिका के द्वारा ही चलाई गई व्यवस्था है और पूरी दुनिया में कोलिजियम व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारत में ही चलती है। उस कोलिजियम व्यवस्था की हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्तियां, अब न्यायाधीशों की जो नियुक्त करता है, जो अपॉइंट करता है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी करते हैं। प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। प्रेसिडेंट की नियुक्ति करने का अर्थ यह हो गया कि विधायिका को सम्मिलित नहीं करा गया, विधायिका को सम्मिलित नहीं करा गया। विधायिका को सम्मिलित नहीं करने का अर्थ यह होता है कि भैया राजनीति से बचे हुए हो, राजनीति नहीं, जिन राष्ट्रपति साहब जिनको नियुक्त करना चाहेंगे उनको कर देंगे, ऐसा नहीं है, वो भी आगे जानेंगे। तो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, विधायिका को सम्मिलित नहीं करा गया। विधायिका को सम्मिलित नहीं करने का अर्थ हो गया कि जो दलगत राजनीति है, जो पार्टी बेस्ड जो राजनीति होती है उसकी कोई भी भूमिका, उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि भैया हम लोगों ने क्या कर दिया, लेजिस्लेचर से जुडिशरी को अलग कर दिया। हमने लेजिस्लेचर से जुडिशरी को अलग कर दिया। जो पार्टी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, उस पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स से, मतलब राजनीति से भी हमने न्यायपालिका को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, राजनीति, किसी का भी दबाव नियुक्तियों पर नहीं होगा, पहला। दूसरा, जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट करा जाएगा, जिनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, जिनको भी हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, मुख्य न्यायमूर्ति बनाया जाएगा, न्यायाधीश बनाया जाएगा, वो उनको वकालत का अनुभव, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कानून का विशेषज्ञ होगा, कानून का विशेषज्ञ होगा, वकालत का अनुभव होगा, तो वकालत का अनुभव और कानून का विशेषज्ञ होना जरूरी है। अगर वो कानून का विशेषज्ञ नहीं है तो चाहे आप कितने ही बड़े, कितने ही महान क्यों ना हो, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ना तो जज बनाया जा सकता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो आप बात ही छोड़ दो, मुख्य न्यायमूर्ति की तो बात ही छोड़ दो। तो पहला तो नियुक्तियों के मामले में राष्ट्रपति जी को पावर दी। दूसरा, किसी अनुभव व्यक्ति को ही बनाना है, जो सही निर्णय दे सके उसी व्यक्ति को बिठाना। तीसरा, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित कर दिया, कार्यकाल निश्चित कर दिया, आपको कोई नहीं हटा सकता। कितने समय तक? 65 वर्ष तक, जब तक आप हो, आपको 65 वर्ष से पहले कोई नहीं हटाएगा। 65 वर्ष तक आप बिल्कुल उस कुर्सी पे बैठे रहिए, कोई हटाने वाला नहीं, कोई भी नहीं हटाएगा आपको। तो न्यायाधीशों को जब कार्यकाल निश्चित हो जाता है तो वो बिना भय के, बिना डर के काम कर सकते हैं और बिना भेदभाव के। जब उनको हटाने का डर नहीं है, हटाने का डर नहीं है, तो वो बिना डर के काम करो। और जब उनको हटने का ही डर नहीं है तो उनको किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करना ना, कि हाँ भैया इसको सपोर्ट करो, इसको अगेंस्ट में जाओ।
क्योंकि ना तो जिसको सपोर्ट कर रहे हो ना तो वो आपको हटा सकता है और अगेंस्ट वाला भी नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। मस्त रहो ना, आप तो वही काम करो जो देश का संविधान कहता है, जो संविधान कहता है, जो कानून व्यवस्था कहती है, वही काम आपको करना है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित कर करके उनको भयमुक्त उनको बना दिया कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको 65 वर्ष से पहले कोई भी नहीं हटा सकता। वैसे देखिए हटाने की जो प्रक्रिया है वो है, परंतु न्यायाधीश को हटाना बिल्कुल कोई आसान बात नहीं है, बड़ा प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। परंतु 65 वर्ष तक की आयु में रहते ही हैं हमारे जो न्यायाधीश होते हैं वो। तो 3 बातें तो आपको यहां पर मिल गई, पहला न्यायाधीशों की नियुक्तियां, दूसरा कानून का अनुभव और तीसरा कार्यकाल निश्चित होगा। फिर जानते हैं भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हटाने की कठिन प्रक्रिया, 3 वहां पे पढ़ लिए, चौथा क्या, हटाने की कठिन प्रक्रिया। चलो भाई मान लिया आपका कार्यालय जो है सुनिश्चित नहीं है, आप फिक्स नहीं 65 वर्ष तक नहीं कर रहे, आपको हटाने की प्रक्रिया रखी गई, पर बिल्कुल ऐसा आसान प्रक्रिया नहीं, बहुत कठिन प्रक्रिया, बहुत ही बड़ा और जटिल प्रोसेस आपको जो जजेस है उनको हटाने के लिए अपनाना होगा। सदस्यों का पद बिल्कुल क्या है, सुरक्षित। इसका अर्थ क्या हो गया, सदस्य जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। जब आपको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका सदस्य है, जितने भी सदस्य, आप जितने भी जज बने हुए वो सारे पद सुरक्षित है। वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। देखिए अब यहां पर न्यायाधीशों की जो सैलरी है वो विधायिका डिसाइड नहीं करेगी, विधायिका की स्वीकृति नहीं चाहिए उसमें कि भाई विधायिका को बताया, विधायिका से, संसद से आप पारित करवाओ कि हम कोर्ट के जजेस की इतनी इतनी सैलरी कर रहे हैं, नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है। ये वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ विधायिका हमारी सैलरी बढ़ाएगी तो बढ़ाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विधायिका के ऊपर स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। न्यायालय की अवमानना का दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में कह करके गया था कि जुडिशरी के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ कभी कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो ये अवमानना, अवमानना का मतलब क्या है कि अवमानना, मैं आपकी बात नहीं मान रहा, ठीक है, मैं न्यायपालिका की बात नहीं मान रहा, मतलब अवमानना, मतलब आपकी डिसरेस्पेक्ट करी, आपकी बात नहीं मान रहा, वो क्या हो गया, अवमानना हो गया। तो अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हो, मतलब आप उनकी कोई बात नहीं मानते हो, या आप उनको कुछ व्यक्तिगत तौर पर आप कुछ गलत कहते हो किसी जज को या किसी को भी, तो वो क्या है, आप अवमानना का दोषी हो। और न्यायालय उस केस में उस व्यक्ति को सजा दे सकती है कि तूने भाई न्यायालय के खिलाफ बोला, तो बोला कैसे, कैसे तूने न्यायपालिका के खिलाफ बोला। न्यायपालिका के खिलाफ बोलना नहीं होता, न्यायपालिका का अवमानना करना वो क्या कहलाएगा, दोषी कहलाएगा। तो अब आप बताइए कि जिनकी अवमानना करना, डिसरिस्पेक्ट करने पर भी आप दोषी करार हो सकते हैं, तो वो कितने सुनिश्चित होंगे, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। आपको इतनी पावर भारत के संविधान ने न्यायपालिका को दी है। तो 6 चीजें हम लोगों ने देखी, 6 पॉइंट्स बच्चों हम लोगों ने देखे जिससे कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित भारत के संविधान ने करी है। पहली उनकी नियुक्ति में, दूसरा उन्होंने बोला है कि कानून के विशेषज्ञों को बनाया जाए, तीसरा उनका कार्यालय जो है वो फिक्स्ड होगा 65 वर्ष तक, चौथा उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, पांचवा वित्तीय रूप से वो निर्भर नहीं है, उनको सैलरी जो है संसद से पास नहीं करानी, और लास्ट है अवमानना का दोषी। अगर आप न्यायालय की बात नहीं मानेंगे तो आप दोषी, और न्यायालय उस केस में आपको सजा दे सकता है। तो ये स्वतंत्रता की बात थी। अब बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ लेना इसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 का पहला जो अंग है, 124 का जो अंग है, उसमें यह बात कही गई है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। क्या होगा, उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय होगा, उसमें एक तो होगा न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति। मुख्य न्यायमूर्ति का मतलब हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्लस 7 जज होंगे। कितने होंगे, 7 जज। एक न्यायमूर्ति होगा, मुख्य न्यायमूर्ति, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 7 जज होंगे। और जैसे जैसे संसद को जरूरत लगती है कि इन जजेस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, तो संसद इनकी संख्या बढ़ा सकता है। संसद को यह पावर दी गई है कि आप जजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं, कार्यपालिका को नहीं दिया गया। अब इससे आप क्या प्रूफ हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, और जो जुडिशरी है, उन दोनों को अलग कर दिया। कार्यपालिका नहीं, संसद तय करेगी। संसद में सभी पार्टी के लोग बैठे हैं, पक्ष विपक्ष वाले सभी बैठे हैं, वो तय करेंगे कि हाँ भैया इतने जजेस की संख्या होनी चाहिए और इतने नहीं। तो 7 अभी संविधान दे करके जा रहा है, और उसके आगे जैसे जैसे आपको आवश्यकता लगे आप बढ़ाते जाइएगा। तो यहां से एक सवाल और बन सकता है अपना कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ तो कितने न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे तो आप कहेंगे एक मुख्य न्यायमूर्ति हुआ करते थे, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और 7 न्यायाधीश हुआ करते थे। यह अनुच्छेद 124 का एक पहला पार्ट कहता है। दूसरे पार्ट में 3-4 बातें कही गई अनुच्छेद 124 के 2 में। पहली बात की गई कि नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंट करेगा कौन, बोले राष्ट्रपति जी, बोले राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी अपॉइंट किसको करेंगे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो अपॉइंट कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी भी जज से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श का मतलब एक तरीके से एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कि किसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। ठीक है, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बेहतर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज से परामर्श कर सकते हैं। इस शब्द को याद रखिएगा, इस शब्द पर ही आज पूरी कहानी टिकी हुई। कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। परामर्श लेने का अर्थ ये नहीं है कि बाध्य हो, बाध्य का अर्थ होता है माननी पड़ेगी, यहां तो बात माननी पड़ेगी, परंतु भारत का संविधान कहता है बाध्य नहीं हो आप, परामर्श लेना, आपको आप परामर्श ले। और जब आप किसी दूसरे जजों की सीट खाली हुई और उस पर आप किसी को नियुक्त कर रहे हो, तो आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछना अनिवार्य है, उनसे आपको एडवाइस लेना अनिवार्य है, आपको उनसे परामर्श करना क्या है बच्चों, अनिवार्य है, उनसे परामर्श लेना अनिवार्य है, पर यह भी क्या है, बाध्य नहीं होगा। और चौथी बात कही कि 65 वर्ष तक कार्यकाल होगा। 65 वर्ष तक क्या होगा, कार्यकाल होगा। 4 बातें अनुच्छेद 124 के उसमें 2 सेकंड क्लोज में कही गई कि राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करेंगे। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श करेंगे, पर वो बाध्य नहीं होगा। दूसरे जजों की जब नियुक्ति करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनिवार्य है परामर्श लेना, पर वो भी बाध्य नहीं है, और 65 वर्ष तक का कार्यकाल होगा। ये 4 बातें मुख्यतः हमें 124 के दूसरे क्लोज में देखने को मिलती है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक दौर पर, एक समय पर। भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद देश की सभी संस्थाएं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी काम करने लगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एक परंपरा विकसित कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने एक परंपरा विकसित करी, और जवाहरलाल नेहरू जी का जो नेचर रहा वो लोकतांत्रिक नेचर रहा। वो लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे कि भाई लोकतंत्र के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, और लोकतंत्र की छवि को उन्होंने आगे ही बढ़ाया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब नियुक्ति करने के लिए उन्होंने एक सरल और बहुत ही बढ़िया रास्ता बता दिया, और वो बढ़िया रास्ता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे। सीधा सा मुद्दा है भैया। जैसे मान लो, इसका मतलब मैंने ये कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति 61 साल का है, एक 64 साल का है, एक 64.5 साल का है, तो किसको चीफ जस्टिस बनाए, बोले इसको बना दो यार। क्योंकि क्या कहता है संविधान कि कानून का अनुभव होना चाहिए। तो 64.5 साल का हो गया वो व्यक्ति, तो ऑफकोर्स सी बात है कानून का अनुभव होगा यार। तो जो सबसे वरिष्ठतम होगा, जो सीनियर होगा, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये कहानी आज तक चलती हुई आ रही है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बैठा हुआ है, वो जो भी सबसे ज्यादा सीनियर होगा वही अगला क्या बन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। ये परंपरा आज तक चलती हुई आ रही है, बहुत बढ़िया परंपरा नेहरू जी ने चलाई। इस परंपरा को 3 बार तोड़ा गया, 3 बार तोड़ा गया। पहली बार तो जो तोड़ा गया वो नेहरू जी के टाइम पर ही तोड़ा गया। अब आप बोलोगे ये कैसी बात हुई, खुद ने ही परंपरा चलाई, खुद ने ही तोड़ दिया। 1964 में जफर इमाम जी को सीनियोरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायमूर्ति बनाना चाहिए था, परंतु उनको नहीं बनाया गया। अब आप पूछोगे क्यों, व्हाई, पूछना भी चाहिए। बिल्कुल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इनके साथ हेल्थ इश्यूज थे, और रिटायरमेंट ले लिए, तो फिर इनको नहीं बनाया गया। हेल्थ इश्यूज के कारण इनकी चीफ जस्टिस के पद पे नहीं रखा गया कि भाई हेल्थ इश्यूज हैं, तो फिर किस प्रकार से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की भूमिका निभा पाएंगे। तो ये इतना कोई विवादित नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इंदिरा गांधी जी के दौर। ये बात ध्यान रखना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में अगर सबसे ज्यादा जिद्दोजहद हुई है, तनाव हुआ है, तो वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ है। इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ है। इंदिरा गांधी जी के समय की मैं आपको थोड़ी सी कुछ कहानियां सुनाता हूं, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे न्यायपालिका के साथ। न्यायपालिका के मुद्दे को लेकर के भारत के संविधान का अनुच्छेद 132 ये कहता है कि भारत के संविधान की व्याख्या करना और उसके सबसे मुख्य जो संरक्षक है वो देश का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा।
अगर संविधान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आती है आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। जब 1967 में इंदिरा गांधी जी गद्दी संभालती, वैसे 66 में संभाल लेती, पर 67 में पूर्ण रूप से चुनाव जीत करके वो गद्दी संभाल लेती। उन्होंने न्यायपालिका से 2-3 सवाल करे। पहला सवाल उन्होंने ये करा कि क्या जो संसद है वो मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है, संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। न्यायपालिका ने कहा नो, नहीं कर सकते आप, संशोधन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बोले ठीक है, वापस फिर दूसरा मुद्दा उठा। बोले क्या न्यायपालिका, जो संसद है, विधायिका है, न्यायपालिका से पूछा गया कि क्या विधायिका डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उनको लागू करने के लिए कर सकता है? बोले नहीं, मौलिक अधिकार ज्यादा जरूरी है, नीति निर्देशक तो डायरेक्शन है। बोले नो। बोले अच्छा, तो बोले चलो मूल अधिकारों को कम तो कर सकता है, तो उस पर भी उन्होंने कहा नो। तो यहां पर मतलब जो विधायिका कार्यपालिका है उसकी पावर्स को हिला डाला न्यायपालिका ने। बोला नहीं नहीं नहीं, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो। तो काफी मतलब आप कह सकते हो यूं चलता रहा, तनाव से चलता रहा। उसका असर 1973 पे दिखाता हूं मैं आपको। 1973 1973, ठीक है, 1973 का वो ईयर देखिएगा। 1973 में तारीख थी 25 अप्रैल 1973। कौन सी तारीख थी? 25 अप्रैल 1973। और इस 25 अप्रैल 1973 का पहले का दिन याद करिएगा, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 इसलिए विश्व विख्यात है, उस दिन केशवानंद भारती केस के नतीजे आए थे। किसके नतीजे आए थे बच्चों? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, अभी इसको कौन बनेगा करोड़पति मत कर लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी में, केशवानंद भारती केस। इसका नतीजा आया था 24 अप्रैल 1973 को। और मैं अगर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भारत के संविधान की काफी अधिकतम जो व्याख्या है वो केशवानंद भारती केस में हो चुकी थी, तो मैं गलत नहीं। काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बताया कि हाँ हाँ ये भारतीय संविधान की मुख्य बातें, इन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया। इस फैसले में क्या बोला गया? मूल ढांचे की बात हुई। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बात नहीं है मूल ढांचे की, भारत के संविधान में भी बात नहीं थी मूल ढांचे की। इसमें केस में यह कहा गया कि विधायिका कार्यपालिका भारत के संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ भी नहीं लगाएगी, उसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सवाल आया सरकार की तरफ से, मूल ढांचा है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या संविधान का, बताइए तो सही। तो फिर न्यायपालिका कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है समय समय पर हम लोग ये चीज बता देंगे कि ये चीज मूल ढांचा है। जैसे हमारे सामने केस आएगा हम बता देंगे कि ये चीज मूल ढांचा है, इसको नहीं बदल सकते। फिर और कोई केस आए तो हम बता देंगे कि ये मूल ढांचा नहीं, इसमें परिवर्तन कर सकते। फिर और कोई केस आएगा तो हम फिर बता देंगे ये मूल ढांचा है या ये नहीं है। समय समय पर हम लोग बताएंगे। तो काफी चीजें समय समय पर जोड़ते जोड़ते आज मूल ढांचे में काफी कुछ चीज आ गई जिनको विधायिका कार्यपालिका हाथ नहीं लगा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहां से चीज लागू हुई। इस केशवानंद भारती केस में 13 जज एक साथ बैठे। देखिए, और एक बात और बता देता हूं, आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है जब 5 या 5 से अधिक जज मिलकर के किसी फैसले को सुनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। मतलब 5 जज एक साथ बैठ के उससे अधिक जज है तो संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाएगी। ये भी क्या थी? संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। एक बात यहां पर एक बार वापस आइएगा पहले में, उस समय 7 और एक टोटल 8 थे। आज के मौजूदा दौर में 34 है बेटा, टोटल 34 है, 1 + 33, एक न्यायमूर्ति होंगे और 33 अन्य जजेस होंगे। और ये कब से है? 2019 से बेटा। 2019 से टोटल कितने जजेस हो गए? 34 जजेस हो गए। तो 13 जजेस ने मूल ढांचे की बात पे अपना पक्ष रखा। इस 13 में से 7 जज तो थे क्या पक्ष में कि मूल ढांचे की बात बिल्कुल सही है, और 6 थे विपक्ष में। 7 थे पक्ष में, मूल ढांचा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है हम लोगों ने। 6 थे विपक्ष में, बोले मूल ढांचा कुछ ही नहीं, संविधान में नहीं, तो फिर आप कैसे दे सकते हो? तो 7 और 6 पर यहां पे तो भैया 7 ज्यादा है तो मूल ढांचे की बात प्रूफ हो गई, मूल ढांचा माना जाएगा। अब 25 अप्रैल 1973 को करनी थी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कि भैया अब बनेंगे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश में सबसे पहला जो नाम आ रहा था वो था सेहलट का, न्यायाधीश सेहलट का। सेहलट वरिष्ठतम सदस्य यही थे। सेहलट के बाद जो नाम आता था वो ग्रोवर जी का आता था, फिर हेगड़े जी का आता था।
अगर मैं कहूं उस समय के हिसाब से तो सबसे पहले न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति कोई बनते तो सेहलट जी बनते, फिर ग्रोवर जी बनते, फिर हेगड़े जी बनते, परंतु इन तीनों को नहीं बनाया इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने तीनों को नहीं बनाया, बनाया किसको? ए एन रे को। ए एन रे का चौथा नंबर था, पर ए एन रे को चौथे नंबर से उठा करके पहले नंबर पे बना दिया। क्यों? क्योंकि ए एन रे जी इस वाले पॉइंट में थे और ये तीनों के तीनों इन साथ में थे, तो इसलिए सरकार को, कार्यपालिका को ये पसंद नहीं आया कि न्यायपालिका हमारी जो शक्तियां है वो सारी की सारी शक्तियां छीन ले, सारी की सारी शक्तियां छीन ले, ये बढ़िया बात नहीं है। तो इसलिए क्या करा कार्यपालिका ने? ए एन रे जी को क्या कर दिया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये न्यायपालिका की शक्तियों का उल्लंघन मानते हुए सेहलट जी, ग्रोवर जी और हेगड़े जी ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, बोले हम नहीं है न्यायाधीश। और ए एन रे जी को तो दूसरी बार यहां पर हुआ। फिर तीसरी बार एक बार और देखते हैं, 1977 का दौर। 1977 में 1975 दिया हुआ आपकी किताब में, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। 1977, अब 1975 से वो दौर चल रहा था जब थी आपातकाल, इमरजेंसी का दौर चल रहा था। और उसमें एक 1976 में एक केस आता है एडीएम जबलपुर का, ठीक है, 1976 में एडीएम जबलपुर का केस आता है। और उस केस में यह बात कही जाती है कि हेबियस जो कॉर्पस है, हेबियस कॉर्पस क्या है? हेबियस कॉर्पस जिसे हम लोग बंदी प्रत्यक्षाकरण कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 में रिट है। और उस रीट के तहत यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है तो कोई भी व्यक्ति, उसका साथी संबंधी कोई भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत कह सकता है कि सर इसको पेश करवाया जाए कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। अब हेबियस कॉर्पस की बात उस समय गई भैया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल यह गया था कि क्या आपातकाल के समय हेबियस कॉर्पस भी है? क्या आपातकाल के समय हेबियस कॉर्पस को सरकार रख सकती है? किसी को भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकती है, मतलब बिना बताए रिट जारी भी नहीं कर सकते? ऐसा मामला है या नहीं? तो भैया इस पे 5 जनों की बेंच बैठी, 5 जनों की पीठ बैठी, और 5 जनों की पीठ पे 4 और 1 से फैसला आया। 4 ने बोला कि आपातकाल, इमरजेंसी एक बड़ी बात है और इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, और उसके तहत हेबियस कॉर्पस की रिट जो है वो यहां पे न्यायपालिका जारी नहीं करेगी। रख रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपातकाल है तब तक कुछ नहीं कर सकते। परंतु एक व्यक्ति थे एचआर खन्ना जी, एचआर खन्ना जी, और एचआर खन्ना जी ने बोला नहीं यार गलत बात है, ये तो गलत बात है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आपातकाल है, तो आपातकाल में क्यों किसी व्यक्ति को आप जेल में मार रहे हो? उसको तो बाहर निकालो। एचआर खन्ना जी ने यह फैसला दिया। अभी अपन को इस हेबियस कॉर्पस से या केशवानंद भारती केस से कोई लेना देना नहीं, मामला अब आएगा मजा। अब सुनो, अब फिर से बात आ गई थी नियुक्ति की, नियुक्त करना है। अब नियुक्ति करने के मामले में सबसे पहला नाम था एचआर खन्ना जी का, सबसे वरिष्ठतम सदस्य। करो भाई एचआर खन्ना जी को आप नियुक्त। परंतु एचआर खन्ना जी को नियुक्त ना कर करके किसको करा गया? वेग, एमएच वेग थे, एमएच वेग जी को क्या बना दिया गया? उस समय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश बना दिया गया। तो जो नेहरू जी के द्वारा जो एक परंपरा चलाई गई थी वरिष्ठतम सदस्य, उसका 3 बार उल्लंघन हुआ, 64, 73 और 77। मुख्यतः हम बात करते हैं 73 और 77 की, 64 वाला विवादास्पद नहीं था, ये विवादास्पद है। यहां पर 3 को हटा दिया और वहां पे एक एचआर खन्ना जी को हटा दिया। तो यहां इस प्रकार से नियुक्ति चलती आ रही थी। राष्ट्रपति जी के पास नाम जाता था मंत्रिपरिषद की तरफ से और उनको बना दिया जाता था, उनको नियुक्त कर दिया जाता था, और जिससे एडवाइस लेनी होती थी वो एडवाइस ले ली जाती थी। तो यहां तक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि अनुच्छेद 124 का 1 और 2 जो क्लोज है वो क्या कहता है, और 1973 तक की कहानी, जो 77 तक की कहानी, वो भी आपको समझ में आ गई। अब बात यह थी कि न्यायपालिका की जो शक्तियां थी उसको कार्यपालिका छीन रहा था डे बाय डे, कि जब ये परंपरा ही चली आ रही है नेहरू जी के समय में वरिष्ठता का सदस्य, वरिष्ठतम सदस्य, तो फिर उसको क्यों कार्यपालिका तोड़ रही? तो ये तो गलत है। अब जो मैंने आपको एक शब्द बताया था, परामर्श, कंसल्ट, संविधान ये कहता है कि अगर किसी की नियुक्ति करनी हो राष्ट्रपति जी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की या जजों की, तो वो परामर्श ले सकता है। परामर्श का मतलब है कंसल्ट, ठीक है, पर बाध्य नहीं है। 1981 में पहला फैसला कोर्ट में जाता है, और इनको हम लोग जजेस केसेस कहते हैं बेटा। 4 जज केस भारत में हुए हैं, ठीक है, मतलब न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के केसेस करे गए। तो पहला जो जजेस केसेस है वो 1981 में करा गया, और उसमें सवाल ये पूछा गया है न्यायपालिका से कि जो संविधान में परामर्श शब्द लिखा हुआ है, क्या उसको सहमति मान लिया जाए?
परामर्श शब्द को क्या सहमति मान ले क्या? तो कोर्ट ने बोला नो, बोला अंतर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अगर भारत के संविधान में हर जगह, काफी जगह परामर्श लिखा हुआ है, पर अगर हम हर जगह उसको सहमति मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। हर जगह सहमति, सहमति का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति जी ने कुछ पूछा है तो आपको सहमति होना पड़ेगा कि हाँ मानो इसको अपॉइंट करो आप। पहला केस 1981 में जाता है। दूसरा 1993 में गया सेकंड जजिस केस, और उसमें फिर यह सवाल उठा कि क्या परामर्श को सहमति मान सकते हैं। इस बार कोर्ट ने यह कह दिया यस, और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे अनोखी सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। हिंदी में भी इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाएगा। कॉलेजियम एक तरीके से ग्रुप होगा, ठीक है, उसको कॉलेजियम नाम दिया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम। इसमें यह बात कही गई कि यहां पर 3 मेंबर होंगे, एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जो वरिष्ठतम सदस्य सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो, और ये तीनों मिलकर के तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में और कौन जज जाएगा और हाई कोर्ट में कौन जज जाएगा। वो नाम भेजे जाएंगे और उन नामों के भेजने के राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति करेंगे और वो सहमति मानी जाएगी। 1993 से कॉलेजियम व्यवस्था चलती रही और 1998 का दौर आया। 1998 में आता है भैया तीसरा जजिस केस। उस समय के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण जी खुद पहले आईएफएस के अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है, और के.आर. नारायण जी का राष्ट्रपति काल काफी दमदार काल रहा। तो राष्ट्रपति जी ने ये बात कही, राष्ट्रपति जी ने न्यायपालिका से पूछा, वही तीसरा जजिस केस है, बोला ऑनरेबल जुडिशरी, आप लोगों ने जो ये व्याख्या करी है कि परामर्श ही सहमति है, ये क्या सही बात है क्या? अच्छा, सही करा है क्या आप लोगों ने? पहली बात। दूसरी बात, जजेस अपॉइंट जजेस, आप जजेस ही जजों को अपॉइंट कर लोगे, ये सही है क्या? क्या संविधान की मूल भावना यही है क्या? मतलब उन्होंने ओवरऑल इन दोनों सेकंड जो जजेस केस है उसमें सवाल उठा दिया कि जो कॉलेजियम की व्यवस्था, ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्था सही नहीं लगती। तीसरे जजेस केस में न्यायपालिका ने एक बात को माना, वो यह था कि परामर्श सहमति होगी। सर, राष्ट्रपति जी को कहा कि परामर्श सहमति होगी, हाँ कॉलेजियम में सुधार किया जा सकता है। कॉलेजियम में सुधार किया जाता है, और कॉलेजियम में सुधार करते हुए उन्होंने ये करा कि अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलेजियम में 4 लोग होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम जो होंगे वो होंगे। अभी तक वही चलता आ रहा है। इसमें 2 बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाँ होना जरूरी है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे मान लो कि किसी एक्स व्यक्ति को नियुक्त करने का नाम चल रहा है, तो जब तक अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाँ नहीं कर देता है तब तक नाम नहीं होगा। दूसरा, बहुमत होना चाहिए। बहुमत होने का अर्थ क्या है, जैसे अब मैं आपको समझाता हूं। बहुमत का अर्थ है मतलब टोटल 5 है तो कम से कम 3 लोग तो हाँ करने चाहिए। पहली स्थिति देखो, जैसे कि मान लो एक्स व्यक्ति का नाम चल रहा है, इसमें 3 लोगों ने कह दिया कि हाँ एक्स को बना दो, एक्स को बना दो, पर ये तीनों के तीनों ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो मना कर दिया, तो एक्स का नाम कैंसिल कर दो। वाई के नाम में जैसे मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया और एक व्यक्ति ने और कह दिया कि बना दो, पर नहीं बहुमत का है, बहुमत तो 3 पे। फिर जेड ऐसा व्यक्ति आया जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हाँ करा और बाकी 2 व्यक्तियों ने बोल दिया हाँ हाँ बना दो, तो वही बनेगा। ये थोड़ा सा सुधार करके थोड़ी सी प्रक्रिया इसमें अपनाई गई। इसमें 1-2 बातें और जोड़ी गई। एक बात इसमें ये जोड़ी गई, जैसे मान लीजिए कि हम लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट का अभी जज है, वहां पे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कोई जज है और उनको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बुलाना चाहते हैं, तो हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो जज हैं वहां पे उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना चाहते हैं। अब ऑलरेडी मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ है, ठीक है भाई, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बैठा, उससे पूछेंगे भैया आप लोगों ने वहां के बारे में सारा जानते हो, बताओ कैसा है, बुला ले उसको। तो यहां पर इनका तो भेजा ही जाएगा और राष्ट्रपति जी को उस अलग से उस जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बैठा उसकी पूरी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी, हाँ उस व्यक्ति के मैं भी समर्थन में हूं। ऐसी बातें जोड़ी गई और थोड़ी सी जो प्रक्रिया उसको सही बनाया गया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही जो कॉलेजियम प्रणाली, ये कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जा रही है, परंतु इस कॉलेजियम प्रणाली के थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता। अमेरिका में भी क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जी नाम नियुक्त करेंगे, उसके बाद सीनेट में भेजा जाएगा। सीनेट क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है वहां पर सीनेट है, और सीनेट में एक समिति होती है, एक समिति होती है, वो समिति उस नाम पे पूरा तैयार करेगी कि हाँ भैया क्या क्या है, सही है या गलत है ये नाम, और फिर अगर उस समिति ने हाँ कर दिया तो सीनेट 2/3 के बहुमत से उस नाम को पारित करेगा और फिर वही जाकर के सुप्रीम कोर्ट का वहां का जज बनता है। मतलब
कार्यपालिका क्या कर रही है, नियुक्त कर रही है, और उसको जो अप्रूवल दे रही है वो विधायिका अप्रूवल दे रही है। जजेस अपॉइंट जजेस नहीं कर रहे, और यहां तक कि जो समिति बनाई गई है वो समिति उस जज का इंटरव्यू भी ले सकती है कि बताइए आपको जानकारी है भी या नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो इंटरव्यू भी ले सकती है। ब्रिटेन में भी यही व्यवस्था। ब्रिटेन में राजा महाराजा जो रानी है वो नियुक्त करेंगे, परंतु एक स्पेशली 15 सदस्यों की समिति बनाई जाती है, 15 लोगों की कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 3 लोग जुडिशरी से जुड़े हुए होते हैं और बाकी 12 लोग अन्य अन्य फील्डों से होते हैं। वो नाम तय करते हैं कि इन्हीं नाम पर होना चाहिए, फिर उनके इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूरी मीटिंग कर सकते हैं, और फिर राजा के पास भेजेंगे कि सर, ऑनरेबल सर, मैम, ये नाम है, इसको आप अपॉइंट कर दीजिए। मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर भी जजेस अपॉइंट जजेस नहीं कर रहे हैं, जजेस जजों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, पर भारत में कोलिजियम प्रणाली के तहत कर रहे हैं। तो अब आलोचना हुई इस कोलिजियम प्रणाली की, और कोलिजियम प्रणाली की आलोचना होते हुए पहली बात तो यही कही गई कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली से हमने काफी संसदीय प्रणाली, ऐसी व्यवस्था अपनाई, वहां पर भी नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। ये कोलिजियम प्रणाली कैसी प्रणाली? तो बोले एक तो ये आधार गलत है, दूसरा ये बोला गया इसमें कि इसमें भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है, रिश्तेदार रिश्तेदारी को अपॉइंट करा जाता है। तो ये बात 52% तक आप आज भी देखेंगे कि आपको कोई ना कोई रिश्तेदार देखने को मिलेगा। ठीक है, HR खन्ना जी जो हैं, उनके बेटे हैं संजीव खन्ना जी, वो अब 51वें या 52वें भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो 52% भाई भतीजावाद का इस पे लगाया जाता है कि भाई भतीजावाद है। तीसरा इसमें यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका की जो शक्ति है उसको कम करा है न्यायपालिका ने। ठीक है, एक बात इसमें ये कही जाती है कि परामर्श को सहमति, ये जो बताया है, ये कहीं ना कहीं एक गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है, गलत व्याख्या करी है, गलत व्याख्या करी। परंतु भारत के अनुच्छेद 132 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा व्याख्याकार होगा भारत का संविधान का, तो वो व्याख्या करेगा और उस व्याख्या को आपको मानना पड़ेगा। व्याख्या करी तो वो गलत व्याख्या है कि भाई ऐसा थोड़ी आप हर चीज को परामर्श को आप सहमति थोड़ी मान लोगे, ऐसे सहमति मान लोगे तो हर चीज पे सहमति आप तो मानने लग जाओगे, गलत है। एक थोड़ा सा भारत की न्यायपालिका पर एक सामाजिक रूप से जो आलोचना करी जाती है वो ये कही जाती है कि भारत की जो जुडिशरी है वो अपर कास्ट मेन बेस्ड जुडिशरी है। क्या कहा गया है? अपर कास्ट मेन बेस्ड जुडिशरी है, मतलब उच्च जाति पुरुष प्रधान जो है वो जुडिशरी, मतलब वहां पे या तो उच्च जाति के लोग हैं या पुरुष है, निम्न जाति दलित वर्ग पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है, और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं है। इसमें यह बात जोड़ करके भी कही जाती है काफी लोगों के द्वारा कि देश में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहे हैं तो वो पिछड़ी जाति दलित जाति महिलाओं के साथ हो रहे हैं, परंतु न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। ये कुछ 4-5 जो मुख्य हैं, ये कोलेजियम प्रणाली को लेकर के सवाल उठते हैं। इस कोलेजियम प्रणाली में सुधार चाहते थे। ठीक है, अब 1989 से लेकर करके 2014 तक सारी की सारी जितनी भी सरकार आई वो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार आई तो वो सरकार को बचाए या न्यायपालिका के काम पर ध्यान दें। परंतु 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ संसद में आती है, और जैसे ही संसद में आई उनको लगा कॉलेजियम प्रणाली ठीक नहीं है, कॉलेजियम प्रणाली में थोड़ा सा सुधार करने चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करने के लिए भारत के संविधान के 99वां संविधान संशोधन करा। अब आप बोलोगे जब कॉलेजियम प्रणाली संविधान में नहीं है तो संविधान में क्यों संशोधन? तो भैया जो 124 का जो दूसरा भाग है, दूसरा क्लोज, उसमें कह रखा है राष्ट्रपति जी नियुक्ति करेंगे, है ना, तो वहां से तो 99वां संविधान संशोधन कर करके 124 आर्टिकल ए, 124 आर्टिकल बी और 124 सी जोड़ा गया। ये 3 आर्टिकल जोड़े गए और इन 3 आर्टिकलों के तहत एक समिति बनाई गई जिस समिति का नाम था NJSC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको अगर मैं कहूं तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करा गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अब ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में टोटल 6 सदस्य बताए गए। 6 में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरा बोला गया एक ही हो जाएंगे और 5 और व्यक्ति होंगे। 5 कौन कौन होगा? 2 तो बोले जो वरिष्ठतम जज हैं वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम। उसके अलावा ये बोला गया एक जो होंगे भारत के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री जो भी होंगे उनको रखा गया है। और इसके अलावा ये बात बोली गई 2 जो होंगे ख्याति व्यक्ति होंगे। ख्याति मतलब जो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हो, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हो।
अब दो ख्याति व्यक्तियों में से एक व्यक्ति या तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और महिला में से कोई होना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए ना, तो उनमें से कोई ना कोई तो होना चाहिए, वही बता सकता है कि भैया क्या सही होगा। और एक कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये 6 जनों का एनजीएसी बनाया गया, नेशनल जुडिशियल कमीशन, सीजीआई। वरिष्ठतम 2 वरिष्ठतम हो जाएंगे, लॉ मिनिस्टर, और 2 ख्याति हो जाएंगे। पर यह बोला गया इन ख्यातियों को चुनेगा कौन? अब इनको कैसे बोल दे कि भाई ये ख्याति, इनको जोड़ लो? तो इसके लिए 3 सदस्यीय की कमेटी बनाई गई कि 3 सदस्य मिलकर के क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे, अपॉइंट करेंगे। वो 3 सदस्य कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दूसरे प्रधानमंत्री जी होंगे, और तीसरा जो विपक्ष दल का नेता होगा, वो विपक्ष का नेता, ऑपोजिशन पार्टी का नेता, उसको बुलाया जाएगा। 2015 में यह व्यवस्था, 2014-15 में यह व्यवस्था कर दी जाती है। परंतु अभी तक 3 जजेस केस आपने देख ली, 1981 का, 93 का और 98 का। जैसे ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनता है, फिर से न्यायपालिका में एक और केस जाता है, जिसको कहते हैं 4th जजेस केस, 4था जजेस केस। चैलेंज हुआ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में कि ये क्या सही है। अब इसको न्यायपालिका ने गलत बताया। गलत इसलिए बताया, पहली बात तो उन्होंने ये कही कि एक बात बताइए कि जो कानून मंत्री है, जरूरी है उसको कानून का ज्ञान, क्योंकि देश में चुनाव लड़ने के लिए, मंत्री बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की तो जरूरत है नहीं, तो जरूरी है उसको कानून का ज्ञान हो। तो फिर वो कैसे बताएंगे कि ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, हाई कोर्ट का? और जो आप 2 ख्याति व्यक्ति बुला रहे हो, जरूरी थोड़ी आप लॉ की फील्ड से बुला रहे हो, आप तो स्पोर्ट वाले को भी उठा सकते हो, आप तो कोई टेलीविजन आर्टिस्ट को भी ले सकते हो, तो वो तो गलत बात है। तो बोले मतलब जो स्पेशलाइजेशन जो होना चाहिए था वो एनजीएससी में नहीं है, स्पेशलाइजेशन एनजीएससी में नहीं रहेगा। फिर इसके बाद एक बात यह भी कही गई कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियां ले रहा है, जो कि गलत बात है, न्यायपालिका की शक्तियां नहीं ले सकती। तो 2015 में जो 4था जजेस केस हुआ, उसके तहत 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को हटा दिया गया, और फिर से वही कोलिजियम प्रणाली चल रही है। वही कोलिजियम प्रणाली जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाँ होना जरूरी है और बहुमत होना भी जरूरी है। यह न्यायाधीश की नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो मैंने आप लोगों को समझाई। इस पूरी प्रक्रिया को आप किताब में ढूंढ लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जितना कोलिजियम प्रणाली पर मैंने आपको बताया है, जितना चारों जजेस केस की मैंने बात करी, आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा। और किसी भी टीचर के पास चले जाइएगा, कहीं से पढ़ लीजिएगा, इतना नॉलेज किसी चैनल पे या कोई भी आपको 11th क्लास में नहीं पढ़ाएगा। एक्स्ट्रा कंटेंट लेकर के आया हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पढ़ करके नहीं रह जाए, वो उस पूरे वर्ड को पूरी गहराई से उसको जान ले, और वो जानकारी ही आज मैंने आपको दी। इनको बिल्कुल अच्छे से रजिस्टर में नोट कर लो। ये मैं आपको यूपीएससी लेवल तक का कंटेंट पढ़ा रहा हूं। जब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ोगे ना, तब याद आएगा, अरे यार ये बात तो मनीष सर ने क्लास 11th में ही पढ़ा दी थी। वही लेवल में आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल साफ, सुंदर और सरल भाषा में। ठीक है ना? तो ये आप लोग इसको समझिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति जो आपकी किताब में लिखा हो, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, देखिए राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के हम लोग जो हाईकोर्ट की बात करेंगे तब करेंगे, अनुच्छेद 217 में ये न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो न्याय में जो नियुक्ति होगी उसको प्रभावित करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह बन जाएगा। और ये परंपरा किसके द्वारा शुरू करी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अभी हाल जो मौजूदा भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो है DY चंद्रचूड़ जी। ये है DY चंद्रचूड़ जी, अभी भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश है। इस पद को इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया। वैसे हमने पढ़ा है 3 बार तोड़ा गया, 1964, 73 और 77। ठीक है, पर 64 वाला विवादास्पद नहीं था, तो इसलिए अपन उसको काउंट नहीं करते हैं। 73 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ करके न्यायमूर्ति AN रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब 3 वो न्यायाधीश कौन थे वो 3 न्यायाधीश? सेहलट जी, ग्रोवर जी और हेगड़े जी। ये 3 वो न्यायाधीश थे जो इनको बनना चाहिए था। सबसे पहले सेहलट जी बनते, फिर ग्रोवर जी, फिर हेगड़े जी, पर चौथे स्थान पे ला करके AN रे जी थे, उनको बना दिया गया। और ये क्यों बनाया गया? केशवानंद भारती केस के नतीजों के कारण। ठीक है,
फिर 1975 इसको 1977 कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि एडीएम जबलपुर केस 1976 में हुआ था और 77 में फिर बात आई। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एचएम बेग की नियुक्ति करी गई। एचआर खन्ना जी को बनना चाहिए था, पर एचएम बेग जी की नियुक्ति कर दी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कर सकती है। बस ये सलाह या परामर्श, न्यायपालिका ने इस परामर्श शब्द को सहमति में बदल करके पूरा कॉलेजियम सिस्टम है वो तैयार करा है, ठीक है, कि परामर्श ही क्या है, सहमति होगी, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति जी करेंगे और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेंगे, ठीक है। ये हमारे अभी हाल फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। मंत्रिपरिषद के पास क्यों कही? क्योंकि राष्ट्रपति जितने भी काम करेंगे वो आर्टिकल 74 के तहत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। 1982 से 1988 के विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, तो 1982 से 1988 क्या है? 1981 का पहला जजिस केस, 1993 का दूसरा जजिस केस और 1998 का तीसरा जजिस केस। और जो तीसरा जजिस केस है वो कौन लेकर के आते हैं? वो माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण जी लेकर के आते हैं। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है। अब देखो ये सलाहकार की भूमिका, ये क्या, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी कि मुख्य न्यायाधीश कहां पे किसको सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है। पर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि शब्द लिखा गया था परामर्श देना है, सलाह देनी है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य न्यायाधीश है वो सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। बाध्य नहीं है राष्ट्रपति कि उनको माने ही, वो सलाह मान ही ले। लेकिन बाद में कब? 1993 वाले केस में ये कह दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है वो राष्ट्रपति को जरूर माननी ही चाहिए, वो माननी ही पड़ेगी, वो कंपलसरी कर दिया गया। 1993 के केस में और 1981 के केस में कहा गया कि नहीं, परामर्श सहमति नहीं हो सकती। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जिसे हम कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करता है और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। तो जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश उनके साथ बैठेगा, कॉलेजियम बनेगा और वो कॉलेजियम में से जो नाम आएंगे वो नाम भेजेगा और राष्ट्रपति जी उनमें से नियुक्ति कर देगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया कि हम सामूहिक रूप से, हम सब मिलकर के क्या करेंगे, किसी को चूज करेंगे और वो नाम भेजेंगे और फिर वो नाम पे राष्ट्रपति जी मोहर लगा देंगे। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव होता है, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनका ज्यादा प्रभाव होगा। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का आज जो धमाकेदार लेक्चर था, कॉलेजियम प्रणाली का जो लेक्चर था, वो लेक्चर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगा आज का लेक्चर वो भी बताइएगा और बताइएगा कि इतनी जानकारी आपको क्या कॉलेजियम प्रणाली या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पहले थी या नहीं थी, और बुक में जितना लिखा हुआ है उस बुक से एक्स्ट्रा कंटेंट काफी गया या नहीं गया, पर ऊपर से नहीं जाना चाहिए, बस ये बता दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा ये बेहतर जो ज्ञान है ना वो सभी तक शेयर करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।